हेलो एवरीवन, सोशल सफेयर बाय वनीता पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने आज हम फिर से हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेके जिसका आप सबको बहुत इंतज़ार था। जी हाँ, सही में आप बिल्कुल सही समझे हैं कि हम लेके आए हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा कि जर्मनी के ऊपर बहुत असर हुआ था, किस कंट्री का? फ्रांस का। तो उसी तरह से ही इटली के ऊपर भी फ्रांस का असर देखने को मिलता है। और फ्रांस तो वैसे भी उसके नेबरहुड पे था। तो चाहे हम बात करें कि 1804 में जब नेपोलियन आया, वहां से लेके 1815 तक हर टाइम नेपोलियन का पूरी तरह से असर इटली के ऊपर रहा और बहुत सारे एरियाज को उन्होंने कंट्रोल करके रखा। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से इटली यूनिफाई हुआ, क्योंकि नेशनलिज्म का सीड यहाँ पे भी ड्यूरिंग नेपोलियन एक्सपेंशन पॉलिसी जो है वो सो हो चुका था। इसके बाद जब 1815 में नेपोलियन की डेथ होती है तो फिर आता है वियना ट्रीटी। जो वियना ट्रीटी है उसमें इटली को पूरी तरह से तोड़ दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? क्योंकि सब जानते थे कि इटली के ऊपर असर हो चुका है फ्रांस की रेवोल्यूशन का। तो इसी कारण से इटली को तोड़ दिया गया और काफी हिस्सा उसका दे दिया गया। किसको? ऑस्ट्रिया को। और इसलिए ताकि वो वीक रहे, वो किसी हाल में भी आगे निकल के ना आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं इटली की यूनिफिकेशन। अब इटली के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि इटली को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया था। तो इस तरह से इटली अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड था। अगर हम बात करते हैं लंबार्डी की, तो ये एरिया किसके पास था? विद ऑस्ट्रिया। लंबार्डी के साथ साथ वेनेटिया भी किसके पास था? ऑस्ट्रिया के पास। तो इस तरह से पूरा इटली डिवाइडेड था, अलग अलग ऑलमोस्ट 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। तो अब प्रॉब्लम क्या थी? इसको एक साथ लेके आना। और जो एरिया जहां पे ऑलरेडी इटली का प्रिंस रूल करता था, इटली ही रूल कर रहा था यहाँ पे, वो था पाइडमोंट। तो जो मेन शुरू हुआ ना यूनिफिकेशन का, वो सरदानिया पाइडमोंट से ही शुरू हुआ। तो जब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ की, तो नॉर्थ किसके पास था? ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में। वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लंबार्डी वाला एरिया। और सेंट्रल इटली में कौन रूल कर रहा था? पॉप। और पॉप क्या थे? ये एक रिलीजियस गुरु थे। तो इनका ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें कि इटली यूनिफाई हो रहा है, अच्छी बात है, नहीं हो रहा नासी। पर हाँ, यहाँ इम्पैक्ट किसका दिखता है आपको? रोम कल्चर का, तो जिसको बहुत रिस्पेक्टफुल माना जाता है। और फिर जब हम साउथ में चले जाएं, इटली के साउथ में, यहाँ पे किसका कंट्रोल था? बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। और इन बर्बन किंग्स को किस और का सपोर्ट मिल रहा था? फ्रांस की बर्बन डायनेस्टी का। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक टुकड़ी कह लो सेना की रह रही थी जो कि इस किंग की हेल्प करती थी। तो 7 पार्ट्स में इस तरह से जो इटली था वो डिवाइडेड था। और बिलोंगिंगनेस कैसे आती है? जब लैंग्वेज कॉमन हो। लेकिन यहाँ पर तो वेरिएशंस भी थी लैंग्वेज की। अब आगे क्या था? हम ऑलरेडी अपनी पुरानी एक वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मैजिनी जो है उन्होंने फर्स्ट ट्राई किया था जोड़ने का, किसको? इटली को। लेकिन उनकी जो पॉलिसीज थी, उनका जो रेवोल्यूशन था वो फेल हो गया था इन 1831 और उनको एग्जाइल दे दिया था। पहले वो फ्रांस में गए और फ्रांस से उनको भेज दिया गया टू अमेरिका। तो फ्रांस से वो अमेरिका चले गए। अब इसके बाद इनकी जो मुहिम थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सीक्रेट सोसाइटीज तो अभी भी बन रही थी इटली में। और इन्होंने जो सीक्रेट सोसाइटी शुरू की थी यंग इटली, वो एमसीक्यू के लिए उस वीडियो में भी आपको बताया गया है कि आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो अब पूरा का पूरा जो रोल है वो किसके हाथ में आ गया था? सरदानिया के किंग विक्टर एमेनल II के हाथों में। तो ऐसा नहीं था यहाँ किंग नहीं थे, किंग थे। आपसे बात तो पहले हो चुकी है कि सरदानिया में रूल कौन कर रहा था? किंग रूल कर रहे थे। तो अब इन्होंने सोचा कि यूनिफाई जो करना है इटली को, वो मैं ये काम संभालता हूँ। लेकिन इटली को यूनिफाई करना पॉसिबल इतना आसान नहीं था।
तो इसीलिए यहाँ पे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो है नई जो है चीजें स्कीम्स शुरू की गई ताकि लोकल्स का जो है वो सपोर्ट गेन किया जाए। तो इसीलिए जो है यहाँ पे न्यू पॉलिसीज को स्टार्ट किया गया। इसी के चलते विक्टर ने अपने चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जो कि थे कैवोर। कैवोर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा इटली को यूनिफाई करने के लिए। हम इसमें यूनिफिकेशन की मूवमेंट में ना तो इनको रेवोल्यूशनरी मानते हैं और ना ही ये एक डेमोक्रेट हैं, बल्कि ये तो डिप्लोमेट थे। डिप्लोमेट हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इन्होंने ही न्यू पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया और न्यू पॉलिसी किसकी फेवर कर रहा था? लोकल्स की। इसके अलावा ये भी जानते थे कि विदाउट द हेल्प ऑफ बिग पावर्स ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इटली को यूनिफाई कर सको। तो इसीलिए ये देखिए कि ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर दैन ही डिड इटालियन। तो इसीलिए इनका जो रिलेशन फ्रांस के साथ था, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन फ्रांस के साथ था, वो बहुत ज्यादा अच्छा था। तो अब इस चीज का फायदा फर्दर कैवोर ने उठाया और फ्रांस के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को जो है उन्होंने डेवलप कर लिया। इसी के ही चलते जब ऑस्ट्रियन फोर्सेस के साथ इनकी लड़ाई हुई तो वहां पे इनकी हेल्प करने के लिए कौन आया? फ्रांस। और फ्रांस की हेल्प से इन्होंने जो ऑस्ट्रिया ने 2 एरियाज इनके ले लिए थे उनमें से इन्होंने लंबार्डी वापस ले लिया इन द ईयर 1859। तो ये इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस के कारण ही था कि फ्रांस रेडी हो गया ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट इटली की हेल्प करने के लिए। और इस लड़ाई का सिर्फ एक ही मकसद था कि लंबार्डी और वेनेटिया जो कि वियना ट्रीटी के टाइम पे ऑस्ट्रिया को दे दिए गए थे वो उनसे वापस ले लिए जाए। और बहुत लार्ज नंबर ऑफ ट्रुप्स जो अपनी मर्जी से आए इसमें और इन्होंने इसको ज्वाइन किया आज़ाद करवाने के लिए, इटली को लंबार्डी का पार्ट दिलाने के लिए। तो इस तरह से फर्स्ट फेज में इटली ने ऑस्ट्रिया से लंबार्डी का पार्ट अपने पास ले लिया। अब बारी थी सेकेंड फेज की। तो फेज 2 शुरू होता है जहां पे फिर से लड़ाई होती है और इस टाइम किसको लेके आना है? पार्मा, मोडेना और टस्कैनी को। अब इन एरियाज को सरदानिया ने अपने साथ मर्ज करना है। अभी याद रखिए वेनेटिया हमारे पास नहीं आया है, ये अभी एरिया बचा हुआ है। इन एरियाज में भी अगेंस्ट ऑस्ट्रिया वॉइसेस रेज होनी शुरू हो गई और वो लोग नहीं चाहते थे कि अब एनी मोर उनको ऑस्ट्रिया जो है वो रूल करे। पर इस टाइम हेल्प मांगी गई फिर से फ्रॉम फ्रांस। इंग्लैंड ने भी हेल्प की इवन, और उन्होंने ऑस्ट्रिया को रोक दिया कि आप पार्मा, मोडेना और टस्कैनी में अपनी आर्मीज को नहीं भेजेंगे। और अगर वाकई में ऐसा है कि लोग आपके साथ अब नहीं रहना चाहते हैं तो लोगों को ही डिसाइड करने दो। तो इन तीनों एरियाज में डिसाइड कैसे किया गया? थ्रू वोट। इन्होंने वोट की एंड वोट में इन्होंने कहा कि इनको किसके पास जाना है? सरदानिया के पास। तो इस तरह से ये एरिया वोट के थ्रू सरदानिया के पास आ गया इन फेज 2। अभी भी रोम का पार्ट इटली के साथ मर्ज नहीं हुआ है। नेपल्स, 2 सिसिलीज ये भी नहीं आए हैं और ऊपर वेनेटिया भी ऑस्ट्रिया के ही पास है। बट अब तक पॉजिटिव क्या हो चुका था कि नॉर्थ जो है वो इटली के पास आ चुका था। नॉर्थ जो है अब इटली का पार्ट बन चुका था और अब बारी थी साउथ को मर्ज करने की अपने साथ। तो इसके लिए अब फिर से रिवॉल्ट्स तो इन एरिया में ऑलरेडी हो रहे थे। याद रखिएगा कि यहाँ सिसिलीज में कौन थे? बर्बन किंग्स जो स्पेन के थे। हम पीछे पड़ चुके हैं ये चीज। तो अब फिर से बारी आई, अब साउथ को अपने साथ मिलाना था। तो साउथ को अपने साथ मिलाने के लिए इतना आसान नहीं था कि किसी तरह से भी कैवोर पंगा ले लेते। किसके साथ? फ्रांस के साथ, क्योंकि वहां तो बर्बन डायनेस्टी कंट्रोल कर रही थी।
तो कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो उनके लिए था ही। तो उन्होंने इसलिए यहाँ पे भी एक चाल चली। उन्होंने किसको बुलाया अपने पास? गैरीबाल्डी को, ग्यूसेपी गैरीबाल्डी। और गैरीबाल्डी किसके साथ इन्फ्लुएंस थे? ये इन्फ्लुएंस थे मैजिनी से। इनके ऊपर मैजिनी के जितने भी व्यू पॉइंट्स थे या जो वे था उनका, उसका बहुत असर था। इसीलिए हम इटली की जब रेवोल्यूशन होती है तो ये मानते हैं कि जो मैजिनी है या गैरीबाल्डी हैं, ये दोनों रेवोल्यूशनरीज थे। और कैवोर जो थे ये एक डिप्लोमैट थे। ये लड़ाई में कम विश्वास रखते थे, तो डिप्लोमेटिक वे से दूसरों को लड़ा के अपना काम बना लेते थे। तो अब इनको पता था कि अगर मैंने यहाँ पे साउथ में खुद जाके कोई काम किया तो फ्रांस तो मेरे अगेंस्ट हो जाएगा, और मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं फ्रांस के साथ लड़ सकूं। तो गैरीबाल्डी को इन्होंने बोला कि भाई वहां जाओ और अब हमें साउथ को मर्ज करना है अपने साथ। तो गैरीबाल्डी 1860s में मार्च करना शुरू हो गई टुवर्ड्स इटली और द टू सिसिलीज, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज की तरफ। अब यहाँ जाके वो एक तो अपने साथ अपने सपोर्टर्स ऑलरेडी लेके गए। गैरीबाल्डी को भी एग्जाइल मिल गया था और ये अमेरिका से वापस आ चुके थे जब कैवोर आए। तो इन्होंने लोकल जो है, जो ऑलरेडी रिवोल्ट कर रहे थे, उनका सपोर्ट लिया और प्लस ये खुद आए और यहाँ आके इन्होंने टू सिसिलीज में लोकल पीजेंट्स और अपने सपोर्टर्स की हेल्प से साउथ को भी फ्री करवा लिया। तो इस तरह से साउथ जो है इनके साथ मिल गया। लेकिन कैवोर एट द एज ऑफ 50 इनकी डेथ हो गई। तो जब कैवोर की डेथ हो गई तो यह बहुत मुश्किल था कि इटली को यूनिफाई किया जा सकता, क्योंकि अभी भी इटली का जो रोम का एरिया था और जो वेनेटिया था वो उनके साथ नहीं मर्ज हुआ था। तो ये काम अब किसने संभाला? फिर से विक्टर एमेनुएल II ने। अब तक गैरीबाल्डी के साथ रह रह के ये भी काफी हद तक डिप्लोमेट हो चुके थे। तो इन्होंने अब इस चीज को स्टार्ट किया कि ये फिर से इटली को यूनिफाई करें। तो इसी बीच में प्रुशिया, जर्मनी की, यानी कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया की लड़ाई हो गई। इटली ने साथ दिया प्रुशिया का यानी जर्मनी का, और जर्मनी ने बदले में उनको वेनेटिया दे दिया। अब वेनेटिया भी इनके पास आ गया आफ्टर द वॉर। एंड अब रोम की जब बारी आती है तो रोम में वेटिकन सिटी के थ्रू एक रास्ता बना दिया गया जो एक अलग से ही कंट्री की तरह, अपने आप में इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रूल करता है, और पैपल स्टेट्स और रोम को भी पार्ट बना लिया गया इटली का थ्रू द डिप्लोमेटिक मेजर्स। और विक्टर का साथ इन लोगों ने क्यों दिया? अब इनके लिए तो राजा था ना, ये तो सब राजा के पास आना चाहते थे। तो विक्टर का साथ इन लोगों ने इसलिए दिया कि यहाँ पे जो इटालियन पॉपुलेशन थी, इलिटरेसी बहुत ज्यादा था, और यहाँ पे ये लोग हैप्पीली जो है अनअवेयर थे वैसे तो इस चीज को लेके कि क्या नेशनलिस्ट लिबरल आइडियोलॉजी है। तो यहाँ पे इटालिया एक वर्ड यूज किया जाता था और उनको लगता था इटालिया, ला टेलिया, इसका क्या मतलब है? ये विक्टर की वाइफ है। तो अगर हमने लड़ना है, जब इनको एमेनुएल विक्टर ने जब एक करने की बात की जो रिमेन्ड एरिया था, तो इनको लगता था रोम के एरिया में भी कि अगर हमने लड़ना है तो हमने इटालिया के लिए लड़ना है, जबकि वर्ड इटालिया तो इसलिए दिया गया था कि इटली के लिए लड़ना है। पर नहीं, इतनी ज्यादा इनमें इलिटरेसी थी कि इनको लगता था इटालिया का मतलब है विक्टर की वाइफ। तो ला टेलिया उसको करते थे, और इन्होंने जितनी भी लड़ाई हुई अपना सपोर्ट दिया लोकल्स ने, वो इसी चक्कर में कि हम उसके वाइफ के लिए जो है वॉइस रेज कर रहे हैं, उस चक्कर में इन्होंने दे दिया। तो धीरे धीरे इस तरह से इटली भी पूरी तरह से यूनिफाई हो गया, कंबाइंड हो गया और एक नेशन की तरह जाना जाने लगा, जो कि पहले 7 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो ये थी स्टोरी इटली के यूनिफिकेशन की। होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।